नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। मुझे कहा गया कि ब्रिक्स सम्मेलन पर कुछ बोलिए, तो मुझे लगा बहुत एक्सपर्ट विशेषज्ञ लोग हैं, उन्होंने बोला ही होगा। और मैंने भी अपनी रुचि से कुछ सुना और सुनकर मैं दंग रह गई कि हमारे विशेषज्ञ तो सब भूल गए। हमारे मीडिया वाले ऐसे कैसे भूल गए? और उस सम्मेलन में स्वयं हमारे प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था, उसमें स्पष्टता से उन्होंने जो रेखांकित किया, कूटनैतिक भाषा में जितना रेखांकित किया जा सकता था, उसको भी इन लोगों ने नहीं पकड़ा। कमाल है। ग्रेट गेम का नाम तो हमारे विशेषज्ञों ने और मीडिया वालों ने सुना होगा। हमारे मीडिया वालों ने और विशेषज्ञों ने को ये तो पता होगा कि जिसको ये चीन कहते हैं, शी जिनपिंग के कम्युनिस्ट पार्टी के आधिपत्य वाला क्षेत्र, अक्टूबर 1949 में उसमें तिब्बत नहीं था। उसमें जिसको ये कहते हैं सीक्योंग, झिंझोंग, ये तो नहीं था। ये तो जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्षेत्र और भारतीय प्रभाव के क्षेत्र 1949 यानी 15 अगस्त 1947 के 2 साल से भी ज्यादा बाद में कम्युनिस्टों को हैंड ओवर किया है। और ये जो ग्रेट गेम मैंने कहा, ये अपने श्रोताओं को थोड़ा स्पष्ट कर दें। मिड 19 सेंचुरी में 1859, 70, 80, 90, 2000, 1907 आते आते मामला खत्म हो गया। 7-8 आते आते 1914 में पहली लड़ाई शुरू। तो एक शब्द चलता है इंटरनेशनल कूटनीति में, जियोपॉलिटिक्स में, रूसोफोबिया। लंदन में बैठे लोगों को और भारत में बैठे अंग्रेजों को रूसी फोबिया। क्या था यह रूसी फोबिया? मास्को, कहाँ मास्को है? मास्को से चलते चलते रूस वाले भारत तक आ जाएंगे और ब्रिटेन का जो ट्रेड में, तब कह रही हूं 1850, 60, 70, 80, ट्रेड में उसका जो एकाधिकार है, कैसा एकाधिकार है? यूरोपीय देशों में सबसे अधिक भारत से ट्रेड इंग्लैंड कर रहा है। इनका जो भी शब्दावली है वो यूरोप के संदर्भ में है, यूरोपीय देशों से इनकी लाग डांट के संदर्भ में है। उसका कोई भी वैश्विक संदर्भ नहीं है। शब्दावली और पदावली वैश्विक है। तो इनको क्या हुआ? क्योंकि 1857 तक ट्रेड ही मुख्य है। 1860, 1857 से 1860, 3 साल भारतीय महाद्वीप में जो उससे हुआ, ब्रिटिशर्स की चूलें हिल गई। 1885 में इनको कांग्रेस बनाना पड़ा था। वो हिलती हुई चूलों में थोड़ा सा सांस ले लेने के लिए, जानने के लिए कि भारत में क्या हो रहा है। तो भारत में कोई राज्य कर रहे हैं, ऐसा भाव अंग्रेजों को नहीं था। और इन अंग्रेजों को ये नहीं पता है भारत और रूस के बीच में क्या है। कौन सा भारत? 15 अगस्त 1947 वाला भारत। लेकिन 1860, 1870, 1880 में ये जो 5 स्थान निकले हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये पांचों तो भारत है ना। 1990-91 में जब सोवियत रूस टूट रहा है,
तो सबसे पहले यही पांचों बाहर निकल के आए ना। क्यों? ये रूस तो कभी थे ही नहीं भाई। और ये जो पूरा का पूरा एशिया में तथाकथित सोवियत रूस 90 में गया, अब क्या बचा? रूस बचा। 1917 के पहले क्या था? रूस था, जार वाला रूस था। तो ये जो एशिया में रूस का फैलाव है, ये समस्त तो भारतीय क्षेत्र है ना। हमारे मीडिया वालों ने, हमारे सोशल मीडिया के विशेषज्ञों ने न तो महाभारत पढ़ा न रामायण पढ़ा, मुझे तो लगता है ग्रेट गेम भी नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो कहानी किस्से के साथ पढ़ा, एटलस में जाकर नहीं पढ़ा। नहीं तो सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान में रहती ना, विराट भारतीय क्षेत्र पर आज के दिन जिसका इलीगल ऑक्यूपेशन है, वो है एक वर्तमान कम्युनिस्ट, एक एक्स कम्युनिस्ट रूस और चीन। मोदी जी ने क्या कहा ब्रिक्स में? मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद आ रही है, भाव ये है कि वेस्ट से प्रतियोगिता या लड़ाई या उसके विरोध में कोई गुट बनाने की बात नहीं है। अरे भाई, दुनिया भर में कॉलोनाइजेशन की तो बहुत बात हुई, और जब कॉलोनाइजेशन की बात हुई तो किसके कॉलोनाइजेशन की बात हुई? सो कॉल्ड वेस्ट। स्पेन, पोर्चुगल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, पांच ही मेन है एशिया में तो। और उसके बाद 1945 के बाद अमेरिका के इंपीरियलिज्म की बात होने लगी। लेकिन कम्युनिस्ट कॉलोनाइजेशन और कम्युनिस्ट इंपीरियलिज्म की तो बात वेस्ट ने नहीं की, क्योंकि ये संपूर्ण क्षेत्र भारत क्षेत्र है, भारत क्षेत्र है। और 1947 में नेहरू बाबा को क्यों लाया गया और गांधी को? इन सभी क्षेत्रों को भूल जाने के लिए। सुभाष बाबू आते तो भारत का नक्शा क्या होता? वही होता जो रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी में रॉबर्ट कैपलान कह रहा है। रॉबर्ट कैपलान कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विदेश विभाग, विदेशी मामलों का, जियोपॉलिटिक्स का एक्सपर्ट क्या कह रहा है? वो याद कर रहा है महाराज कनिष्क के साम्राज्य को, यानी इन पांचों स्थान को। और वो कह रहा है कि ये जो महाराज कनिष्क का जो साम्राज्य है, इसकी लाइनें मॉडर्न सेंसिबिलिटीज के लिए माइंड बॉगलिंग है। हमारे विश्लेषक और मीडिया वाले कैपलान को भी नहीं पढ़े, और मैं तो एक कैपलान का नाम नोट कर रही हूँ, अकेला तो नहीं है। ऐसी बातें बीसों और जगह लिखी गई हैं। तो फिर वो अगला लाइन क्या कहता है? अगला लाइन कहता है कि इतिहास हमको बताता है कि ये लाइनें फाइनल नहीं है, ये लाइनें कब मिट जाए। मैं धर्म मीमांसा में अगले किसी में ये पूरा विषय बताऊं। हम लोग का जो महाभारत का सीरीज आ रहा है, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसमें मैं भारतीय राजनैतिक क्षेत्र की सीमाओं के विषय में महाभारत, रामायण और विभिन्न पुराणों से प्राप्त लिटरेरी एविडेंसेस को प्रस्तुत करूंगी हमारे हिस्टोरिकल क्लेम्स के लिए। ये सारे के सारे टेक्निकल शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगी। और उसी के साथ साथ मैं 20वीं और 21वीं शताब्दी के और थोड़ा सा 19वीं शताब्दी के जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करूंगी। तो वेस्ट को तो हमने भगा तो दिया था 43 में। सुभाष बाबू ने आजादी डिक्लेयर कर दी, इसको रोक के रखा नेहरू एंड गांधी। ये भी विचित्र है और ठीक भी है, गद्दारों का यही काम है। ये गद्दार नहीं आए होते तो बलूचिस्तान तो भारत होता, पाकिस्तान तो नहीं बनता, बांग्लादेश तो नहीं बनता, कश्मीर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, नेपाल भारत का अंग होता,
बर्मा भारत का अंग होता, तिब्बत को किसी कम्युनिस्ट को हैंड ओवर किया जा सकता था, किसी कम्युनिस्ट को वहां पर चांग काई शेक शासक होते, माओ शासक नहीं होता। तो सार ये है कि ब्रिक्स का कंपोजिशन तो देखिए, ब्रिक्स में 3 तो एशियाई हैं, भारत, रूस और चाइना। रूस और चाइना कौन है? जो भारत के बड़े भूभाग को 1949 के बाद और रूस वाला हिस्सा 20वीं शताब्दी में दबा रखा है। हमारी उनसे स्वाभाविक मित्रता कैसे होगी? 1971 में जो हमारा सिक्योरिटी पैक्ट रूस के साथ हुआ है, वो तो रूस और अमेरिका के कोल्ड वॉर का परिणाम है ना। पाकिस्तान के साथ अमेरिका है तो रूस को भारत के साथ आना ही पड़ा। तो उनको तो हम भगा चुके हैं, लेकिन क्या हम अपने इतने बड़े विराट भूभाग को छोड़ देंगे? क्या हम नेहरू की तरह गद्दार हैं कि हम कहेंगे कि जी वहां तो तिनका भी उगता नहीं, हमारे किस काम का? तो तिनका तो नहीं उगता, तिनका तेरे किस काम का? मिनरल्स तेरे काम का है कि नहीं? बायोगैस तेरे काम का है कि नहीं? स्थानों के स्ट्रेटेजिक लोकेशन तेरे काम के है कि नहीं? और तेरे चेहरे पर भी तिनका नहीं उगता तो चेहरे को काट के फेंक दे भाई जवाहरलाल नेहरू, केवल खोपड़ी खोपड़ी को रख ले इस हिस्से को जहां बाल उगता है। तो ये बातें मूर्खता से नहीं कही गई हैं, गद्दारी से किए गए कार्य का एक निर्लज्ज और मूर्खतापूर्ण डिफेंस है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि राष्ट्रों के न तो स्थायी मित्र होते हैं, न स्थायी शत्रु होते हैं। अभी तुरंत इजराइल को ले लीजिए। इजराइल नाम का देश इसीलिए बना ना कि ईसाई यूरोप में, जिसमें रूस शामिल है, इन लोगों ने भयंकर नृशंस अत्याचार करके यहूदियों को भगाया। और इसी इजराइल को यही वेस्ट सबसे अधिक मदद कर रहा है मिडिल ईस्ट के मियाओं को, मियाओं से डी रेडिकलाइजेशन की। यही चीन, जिसको चीन कहना गलत है, चीन का कम्युनिस्ट पार्टी, माओ का स्टालिन से कैसा भयंकर बैर था, बॉर्डर डिस्प्यूट में रूस का और चीन का कैसा भयंकर बैर है। लेकिन अभी अमेरिका चटनी और चटा रहा है और धूल चटा रहा है किसको? कम्युनिस्ट पार्टी वाले शी जिनपिंग को। तो शी जिनपिंग की जरूरत है रूस के पुतिन को, ठीक ही है, वो अपना स्ट्रेटेजिक साथ करेंगे ही। हमको भी रूस से तेल वेल लेना है, हमको रूस से कोई झगड़ा नहीं, पुतिन से कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन झगड़ा तो नहीं है हम देश के इतने विराट भूभाग को किसी अन्य के कब्जे में छोड़ देंगे क्या? क्योंकि हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं। ऐसा संसार में न हुआ है न होगा। तो ब्रिक्स में जो ये 3 है, भारत, रूस और चीन, तीनों नेचुरल फ्रेंड्स नहीं, तीनों नेचुरल एनिमीज है। भारत के मीडिया, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स को ना पता हो, भारत के मीडिया वालों को भले ना पता हो, अमेरिका वालों को, फ्रांस वालों को, इंग्लैंड वालों को, और कम से कम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को और रूस वालों को तो पता है हमने भारत का कितना बड़ा भूभाग दबाया है। और हमारे नरेंद्र मोदी, रॉबर्ट कैपलान लिखता है उसी रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी वाली पुस्तक में कि वो जो
साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक है, इसके ब्यूरोक्रेट्स को पता है कि अफगानिस्तान उनका है। ये बात कब की है? शायद 2010 का पब्लिकेशन है, अभी नरेंद्र मोदी नहीं आया। तो भारत के फौज को भी पता है, भारत के ब्यूरोक्रेट्स को भी पता है, भारत के मेरे जैसे लाखों करोड़ों हिंदुओं को भी पता है, हमारे मनीषियों को भी पता है, हमारे विराट संख्या में लोगों को पता है कि ये समस्त भूभाग हमारा है। कैसे पता है? जो महाभारत का पाठ करते हैं, जो राजसूय यज्ञ का पाठ करते हैं, जो जम्बू विनिर्माण पर्व का पाठ करते हैं, मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, उनको पता है भारत हम ये संपूर्ण क्षेत्र हमारा है। जो रामायण का पाठ करते हैं, वाल्मीकि कृत रामायण का, तुलसी कृत रामायण का, तो उनको पता है महाराज सुग्रीव जब वानरों को माता सीता की खोज में भेजते हैं तो कौन कौन सा क्षेत्र जाता है, वो सब क्षेत्र हमारा है। तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, इसमें 3 तो ये हैं, नॉट नेचुरल फ्रेंड्स। 2 और विचित्र हैं। पहले तो ब्रिक में केवल ब्रिक 4 थे, चौथा था ब्राजील। अब ब्राजील का इन 3 से क्या लेना देना? बाद में जोड़ा गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का इन सबसे क्या लेना देना इन तीनों से? एक साउथ अमेरिका में, एक साउथ अफ्रीका में। अब कहा जा रहा है कि 6 को और जोड़ दिया गया। 6 कौन है? 3 है डी रेडिकलाइजेशन क्षेत्र वाले। कौन कौन? ईरान, वो शायद सऊदी अरब, इजिप्ट और एक शायद सूडान। 4 इनको जोड़ा गया है, एक शायद वेनेजुएला को जोड़ा गया है, और एक कौन है मुझे याद। ये तो भानुमति का कुनबा जैसा कुछ मामला दिख रहा है। तो भानुमति के कुनबे जोड़े जाते हैं किसी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट को पूरा करके। तो भारत में नरेंद्र मोदी जैसे अनेकानेक स्मृति संपन्न राजपुरुष हैं, जिनको पता है कि अगले 5 साल में हमको जिस अखंड भारत की प्राप्ति करनी है, उसको तो 2 से छुड़ाना है, आज वाले रूस से और आज वाले कम शी जिनपिंग वाले कम्युनिस्ट पार्टी से। तो हम इन दोनों को इकट्ठा करके वेस्ट से लड़ने क्यों जाए? हमारा कौन वेस्ट से आज झगड़ा है? चिट्ट पिट्ट खट्ट पट्ट तो चल रहा है, लेकिन जिससे हमारा चिट्ट पिट्ट खट्ट पट्ट चल रहा है, वो इन दोनों को निपटा रहे हैं। किसको? शी जिनपिंग वाले कम्युनिस्ट पार्टी को और पुतिन को। और ये जब दोनों कमजोर होंगे तो हम अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हैं। तो मैं तो दंग रह गई। मुझे ब्रिक्स पर बोलने के लिए शैलेंद्र भैया ने कहा कि वो आज हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं आज बोलूं। तो मुझे लगा थोड़ा देख लूं क्या चल रहा है, क्या छूट गया है, क्या महत्वपूर्ण है। तो मैं दंग रह गई, भला ये भी कोई पूछता है? नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्टता से कहा कि वेस्ट, वेस्ट का मतलब मोटा माटी क्या? अमेरिका और उसका यूरोपियन अलायंस। यूरोपियन अलायंस में कौन? वही जो नाटो के मेंबर है। नाटो के मेंबर में भी कौन? 4-5 उसके काम थे। तो वेस्ट के नाम पर हमको कोई झगड़ा नहीं है भाई। हम उसके खिलाफ अपने शत्रुओं की मुहिम में अपने शत्रुओं को मजबूत नहीं करेंगे। हम पर हमला करने वेस्ट नहीं आ रहा है। गलवान और डोकलाम वेस्ट ने नहीं कर रखा है।
ईरान से, पाकिस्तान से, चीन से दोस्ती वेस्ट की तो नहीं है आज की तारीख में। और अगले 10 साल में ये जो वेस्ट है ये किसको निपटाएगा? शी जिनपिंग वाले कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ फोड़ देगा, तिब्बत निकल आएगा, और ये शिक्यांग निकल आएगा, मंगोलिया मंचूरिया स्वाधीन हो जाएंगे, उधर ताइवान स्वाधीन हो जाएगा। तो क्या हम ये नहीं चाहेंगे? क्या हम ये चाहेंगे कि हम शी जिनपिंग वाले कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिका के खिलाफ मजबूत बना दे? अरे कमाल का विश्लेषण चल रहा है, और ये कमाल का विश्लेषण इसलिए चल रहा है, भारत भूमि क्या है ये इनको स्मरण नहीं। इनको किनको? सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स को और हमारे मीडिया के डॉट 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 न्यूज पढ़ने और विश्लेषण करने वालों को, उनके लिए जो उपाधि है, आप लोग मेरी मुस्कुराहट से समझ रहे हैं। इनको ये तक नहीं पता है कि जिसको कासगर कहते हैं, जिसको आज भी एटलस में काशी कहा है, वहां 15 अगस्त 1947 तक भारत को रिप्रेजेंट करता हुआ ब्रिटिश कंसुलेट बैठा हुआ था। अक्टूबर 1949 या नवंबर दिसंबर 1949 तक ये भारतीय क्षेत्र था। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि तिब्बत तक आने की औकात नहीं थी पीएलए की। क्यों? पीएलए कोई वार हार्डेंड आर्मी थोड़ी था। पीएलए कम्युनिस्ट लुच्चों का ऐसा मामूली गिरोह था। कब तक? अक्टूबर 1949 तक, जो अपने ही देश के चीनी सिविलियन का कत्लेआम करता था। जापान तक से तो लड़ा नहीं। पीएलए की औकात नहीं थी लासा तक आने की। इसको नेहरू लाए हैं भारतीय सेना की मदद से, भारत से लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन बनाकर। वो नेहरू थे, गद्दार नेहरू। ये मेरा नरेंद्र है। हम इस नरेंद्र का अपने जीवन काल में अभिषेक करेंगे सम्राट की तरह से, और नरेंद्र संवत चलाएंगे। क्यों? क्योंकि पुनः अखंड भारत साकार होने जा रहा है। तो जिसकी सहायता हमको चाहिए, हम उसकी सहायता लेंगे, और जिसको हमको निपटाना है, हम मीठा मीठा बोल लेंगे, निपटा तो देंगे ही। तो नमस्कार। मुझे सुनने वाले आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोगों ने धर्म मीमांसा में इतना अधिक सब्सक्रिप्शन दिया है, महाभारत वाले दोनों एपिसोड को इतना अधिक व्यू मिला है, कि मैं कहूंगी इसके पहले वाले एपिसोड्स देख डालिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि उस समय नया नया चैनल था, चैनल तो अभी भी नया नया है, तो महाभारत ऐतिहासिक है, सिकंदर क्या था, बहुत से विषयों पर है, उस सबको देख डालिए। कम से कम आप लोग इन तथ्यों को और इन सत्यों को अपने मित्रों में बांटिए और लोगों तक फैलाइए। हम भारत के नागरिकों को जानना तो पड़ेगा हमारी राजनीतिक सीमाएं क्या है। मैं अगला ही एपिसोड महाभारत का बीच में छोड़कर महाभारत के आधार पर भारत की राजनीतिक सीमाएं एक प्रमाण वहां से दूंगी, और दूसरी प्रमाण दूंगी मैं भारतीय सेनाओं कि कहाँ कहाँ 20वीं शताब्दी में लगी हुई थी, और उनसे लड़ने वाली सेनाएं कौन थी, इसके आधार पर। तो अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, महाभारत के आधार पर बताऊंगी विराट भारत, अखंड भारत की संपूर्ण एशिया, संपूर्ण जम्बू द्वीप में फैली हुई सीमाएं। और ये गोरे बंदर, इन्होंने जो आर्टिफिशियल लाइनें खींची है, ये हमारे
आपकी आकांक्षा, इच्छा, निरंतर सत्कर्म के द्वारा अपने राजपुरुषों को, अपनी सेना को बल देंगे, कूटनीति से निपटने वाला है। तो हर हर महादेव।